वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर ये 218 है यूपी पीसीएस के लिए। और प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम करंट अफेयर्स प्लस कुछ जीएस के प्रश्नों पर। इस टेस्ट सीरीज़ की प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 218 तक पहुँच सकते हैं। और इन सभी टेस्ट की आप फुल टेस्ट सीरीज़ प्राप्त कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, उस पर कॉल या व्हाट्सअप करके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, देखिए, रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट और रैपिड क्रेडिट सुविधा निम्नलिखित में से किसके द्वारा उधार देने के प्रावधानों से संबंधित है? एशियाई विकास बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम वित्त पहल या वर्ल्ड बैंक? रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट और रैपिड क्रेडिट सुविधा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से संबंधित भी है इसका आंसर। तो रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट त्वरित वित्तीय सहायता प्रदान करता है। यह भुगतान संतुलन आवश्यकताओं का सामना करने वाले सभी सदस्य देशों के लिए उपलब्ध है। और रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट सदस्य देशों की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तथा वित्त सहायता को अधिक लचीला बनाने हेतु अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को एक व्यापक सुधार के हिस्से के रूप में बनाया गया था। देखिए, रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की पूर्ववर्ती आपातकालीन सहायता नीति की जगह लेता है और इसका उपयोग विभिन्न परिस्थितियों में किया जा सकता है। अब बात करेंगे रैपिड क्रेडिट सुविधा की। तो रैपिड क्रेडिट सुविधा कम आय वाले देशों, ठीक है, यानी लो इनकम कंट्रीज़ की बिना किसी पूर्व शर्त के तत्कालीन भुगतान संतुलन आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, जहां एक पूर्ण आर्थिक कार्यक्रम की ना तो आवश्यकता है और ना ही यह व्यवहार्य है। देखिए, क्रेडिट रेटिंग सुविधा की स्थापना एक व्यापक सुधार के हिस्से के रूप में की गई थी ताकि वित्त सहायता को अधिक लचीला और संकट के समय कम आय वाले देशों की विविध ज़रूरतों के अनुरूप बेहतर बनाया जा सके। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर, यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी किया जाता है? एक आध आउटलुक या सूचकांक कह लो या रिपोर्ट कह लो, इनको यूपीएससी भी हर साल पूछती है और स्टेट पीसीएस में भी पूछ लिए जाते हैं। ये प्रश्न यूपीएससी सिविल सेवा में पूछा गया था वर्ष 2013 में कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक कौन जारी करता है? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ के द्वारा ही जारी किया जाता है ये। देखिए, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ ने अपनी वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जारी की है, जिसने वर्ष 2023 के लिए वैश्विक विकास के पूर्वानुमान को अद्यतन किया है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद युद्ध में तबाह हुए देशों के पुनर्निर्माण में सहायता के लिए विश्व बैंक के साथ अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना की गई। देखिए, अमेरिका के ब्रिटेन वुड में आयोजित एक सम्मेलन के दौरान इन दोनों संगठनों की स्थापना पर सहमति बनी थी, इसलिए इन्हें ब्रिटेन वुड्स के जुड़वा संतानों यानी ब्रिटेन वुड्स ट्विंस के रूप में भी जाना जाता है। कुछ एडिशनल चीज़ें इससे जुड़ी, जैसे कि आईएमएफ की स्थापना 1944 में हुई थी। यह उन 190 देशों द्वारा शासित और उनके प्रति जवाबदेह है जो इसके वैश्विक सदस्य हैं। और भारत ने 27 दिसंबर 1945 को इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की सदस्यता ग्रहण की थी। ये नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके आप यूपीपीसीएस की फुल टेस्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हैं 9560112583। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। ये एक हिस्ट्री का प्रश्न आ गया है। सुदर्शन झील की दूसरी बार मरम्मत किसके शासनकाल में हुई थी? दूसरी बार पूछ रहा है। इसका उत्तर है स्कंदगुप्त, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर ए। तो सुदर्शन झील का निर्माण प्रथम मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के समय सौराष्ट्र प्रांत के राज्यपाल पुष्यमित्र वैश्य ने पश्चिम भारत में सिंचाई की सुविधा के लिए करवाया था, जिसकी पहली बार मरम्मत शक शासक रुद्रदामन ने करवाई थी तथा दूसरी बार मरम्मत गुप्त शासक स्कंदगुप्त ने कराई थी। यहाँ 3 प्रश्न बनते हैं कि सुदर्शन झील का निर्माण किसने कराया? तो पुष्यमित्र वैश्य ने कराया। पहली बार मरम्मत इसकी किसने करवाई? कई बार प्रश्न एसएससी में पूछा गया, तो रुद्रदामन इसका आंसर है। दूसरी बार किसने कराई? तो स्कंदगुप्त इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। हाल ही में समाचारों में रहा प्रज्वला चैलेंज किस केंद्रीय मंत्रालय से संबंधित है? सहकारिता मंत्रालय, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, महिला और बाल विकास मंत्रालय या ग्रामीण विकास मंत्रालय? किस केंद्रीय मंत्रालय की पहल है प्रज्वला चैलेंज? यह है ग्रामीण विकास मंत्रालय, ऑप्शन नंबर डी है इसका आंसर।
तो ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बदलने वाले विचारों, समाधानों और कार्यों को आमंत्रित करने के उद्देश्य से प्रज्वला चैलेंज शुरू किया है। यह उन प्लेटफॉर्मों में से एक है जहां ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बदलने की क्षमता रखने वाले व्यक्तियों, सामाजिक उद्यमों, स्टार्टअप, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज, समुदाय आधारित संगठन, शैक्षणिक संस्थान, स्टार्टअप, इनक्यूबेशन केंद्रों, निवेशकों आदि से विचार आमंत्रित किए जाते हैं। देखिए, ग्रामीण विकास मंत्रालय के सचिव शैलेश कुमार सिंह ने प्रज्वला चैलेंज का शुभारंभ किया। यह जो मिशन है वो नवीन प्रौद्योगिकी समाधान, समावेशी विकास, मूल्य श्रृंखला हस्तक्षेप, बढ़ी हुई महिला उद्यमिता, लागत प्रभावी समाधान, स्थिरता, स्थान आधारित रोजगार, स्थानीय मॉडल आदि के बारे में विचार और समाधानों की तलाश कर रहा है। इसकी जो व्यापक रूपरेखा है उसमें निम्नलिखित श्रेणियां शामिल हैं। महिला और समुदाय के हाशिए पर पड़े वर्ग पर ध्यान देना, स्थानीयकृत मॉडल, वहनीयता, लागत प्रभावी समाधान और बहु क्षेत्रीय विचार एवं समाधान आदि। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। भारत ने वासेनार अरेंजमेंट की वर्ष 2023 के लिए अध्यक्षता प्राप्त की है। यह संस्था निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, आपको बताना है। प्रवासन से, परमाणु अप्रसार से, मादक पदार्थों पर प्रतिबंध से या पारंपरिक हथियारों के स्वैच्छिक निर्यात नियंत्रण से, किससे। वासेनर अरेंजमेंट ये संबंधित है पारंपरिक हथियारों के स्वैच्छिक निर्यात नियंत्रण से। ऑप्शन नंबर डी है इसका आंसर। तो हाल ही में वियना आयरलैंड में वासेनार अरेंजमेंट की 26वीं वार्षिक पूर्ण बैठक में भारत को अध्यक्षता सौंपी गई और भारत ने आधिकारिक तौर पर 1 जनवरी 2023 को जो है अध्यक्षता ग्रहण की। देखिए, ऑस्ट्रिया है यहाँ पर, आयरलैंड गलती से हो गया है, ठीक है। देखिए, वासेनार अरेंजमेंट एक स्वैच्छिक निर्यात नियंत्रण व्यवस्था है और जुलाई 1996 में औपचारिक रूप से स्थापित इस व्यवस्था में 42 सदस्य हैं जो पारंपरिक हथियारों और दोहरे उपयोग वाले सामानों एवं प्रौद्योगिकियों के हस्तांतरण पर जानकारी का आदान प्रदान करते हैं। दोहरे उपयोग से तात्पर्य एक वस्तु या प्रौद्योगिकी क्षमता से है जिसका उपयोग कई उद्देश्यों के लिए किया जाता है, आमतौर पर शांतिपूर्ण और सैन्य। और वासेनार अरेंजमेंट का जो सचिवालय है वो कहाँ पर है, वियना के ऑस्ट्रिया में। तो वहाँ आयरलैंड की जगह ऑस्ट्रिया कर लीजिएगा। बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं इस पर। जीएसटी परिषद यानी जीएसटी काउंसिल से रिलेटेड 3 स्टेटमेंट है यहाँ पर, कौन सा इसमें सही होगा। यह एक सांवैधिक निकाय है यानी स्टैच्यूटरी बॉडी, इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं और जीएसटी के विभिन्न दर स्लैब पर भी निर्णय लेती है। जीएसटी काउंसिल जो है जीएसटी के विभिन्न दर स्लैब पर भी निर्णय लेती है। देखिए, पहली बार तो जीएसटी काउंसिल एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, संवैधानिक निकाय है ना कि सांवैधिक, तो पहला स्टेटमेंट गलत है। केंद्रीय वित्त मंत्री ना कि प्रधानमंत्री, कुछ भी लिखा आ सकता है यहाँ पर, गृह मंत्री भी लिखा हो सकता है, तो दूसरा भी गलत है, सही बताना है। और जीएसटी काउंसिल जीएसटी के विभिन्न दर स्लैब पर भी निर्णय लेती है, तो केवल तीसरा वाला ही करेक्ट हो गया यहाँ पर, ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। तो जीएसटी काउंसिल वस्तु एवं सेवा कर यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स से संबंधित मुद्दों पर केंद्र और राज्य सरकारों को सिफारिश करने के लिए एक संवैधानिक निकाय है। आर्टिकल 279A में इसका प्रावधान है, तो पहला स्टेटमेंट गलत है जो इसको सांवैधिक बता रहा था। इसकी अध्यक्षता करते हैं केंद्रीय वित्त मंत्री ना कि प्रधानमंत्री, तो दूसरा वाला भी गलत है, ठीक है। जीएसटी काउंसिल अनुच्छेद 279 के अनुसार जीएसटी से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर केंद्र और राज्यों को सिफारिशें करने के लिए है, जैसे कि वस्तुओं और सेवाओं पर जीएसटी, मॉडल जीएसटी कानूनों के अधीन यह छूट दी जा सकती है। देखिए, जीएसटी के विभिन्न दर स्लैब पर भी निर्णय लेता है जीएसटी काउंसिल, तो तीसरा वाला स्टेटमेंट करेक्ट होगा केवल यहाँ पर, ठीक है। इस पॉइंट को अगर उदाहरण से समझें तो उदाहरण के लिए मंत्रियों के एक पैनल की अंतरिम रिपोर्ट में कैसीनो, ऑनलाइन गेमिंग और घुड़दौड़ पर 28% कर लगाने का सुझाव दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है बताना है यानी गलत है। तो इसका आयोजन मध्य प्रदेश के भोपाल में हुआ और 16वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन था ये,
और सम्मेलन का विषय क्या है? प्रवासी अमृतकाल में भारत की प्रगति के विश्वसनीय भागीदार। देखिए, पहली बार तो ये जो दिवस है 23 वाला, ये 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन था, तो दूसरा वाला स्टेटमेंट गलत है। पहला भी गलत है, मध्य प्रदेश तो सही है, मध्य प्रदेश का भोपाल नहीं बल्कि इंदौर होगा यहाँ पर। बाकी इसका विषय सही है, प्रवासी अमृतकाल में भारत की प्रगति के लिए विश्वसनीय भागीदार। इस प्रश्न के पूछे जाने की संभावना बिल्कुल है, इसलिए इसको याद रखिएगा। तो सही नहीं है बताना है इस बार, ठीक है। अगर सही बताना होता तो केवल तीसरा सही होता, तो सही नहीं है तो पहला भी सही नहीं है, दूसरा भी सही नहीं है, तीसरा वाला सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा? केवल 1 और 2 वाला ऑप्शन देखिए, तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। देखिए, प्रधानमंत्री ने मध्य प्रदेश के इंदौर में 3 दिवसीय 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन और स्वतंत्रता संग्राम में प्रवासी भारतीयों के योगदान पर एक डिजिटल प्रदर्शनी का उद्घाटन किया और इस अवसर पर उन्होंने एक स्मारक डाक टिकट सुरक्षित जाएं प्रशिक्षित जाएं भी जारी किया और भारत के विकास में प्रवासी भारतीय समुदाय के योगदान को चिन्हित करने के लिए 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में चुना गया था, क्योंकि इसी दिन वर्ष 1915 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे, जिन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किया था। और एक चीज़ और बड़ी इंपॉर्टेंट है, वर्ष 2003 में प्रत्येक वर्ष यानी हर साल प्रवासी भारतीय दिवस मनाने की शुरुआत की गई थी, लेकिन वर्ष 2015 में इसे संशोधित किया गया और प्रत्येक 2 वर्षों पर इसे मनाने का निर्णय लिया गया। तो अब हर साल नहीं बल्कि प्रत्येक 2 वर्ष में ये प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है, ठीक है। तो प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन प्रत्येक 2 वर्ष में मनाया जाता है और प्रवासी भारतीय दिवस 2023 का विषय क्या है? प्रवासी अमृतकाल में भारत की प्रगति के विश्वसनीय भागीदार, ठीक है। देखिए, इस दिन सरकार के द्वारा प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार भी प्रदान किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। ह्यूमन राइट्स वॉच का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? या तो मुख्यालय पूछ लेगा, स्थापना कब हुई थी, कुछ भी पूछ सकता है। तो कहाँ पर है इसका मुख्यालय? न्यूयॉर्क शहर में इसका मुख्यालय, सी है इसका आंसर। देखिए, ह्यूमन राइट्स वॉच एक अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन है जिसकी स्थापना वर्ष 1978 में हुई थी हेलसिंकी वॉच के रूप में। और शुरू में इसका उद्देश्य हेलसिंकी समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले देशों में अधिकारों के हनन की जांच करना था। और वर्तमान में इसका जो दायरा है वो दुनिया भर के लगभग 100 देशों में विस्तारित हो गया है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो है यूएसए के न्यूयॉर्क शहर में, तो सी है इसका आंसर। करंट अफेयर्स का प्रश्न है, सांसद खेल महाकुंभ 2022-23 का आयोजन कहाँ किया गया? मणिपुर में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में भी, बस्ती में या प्रयागराज में? और मध्य प्रदेश में भोपाल में या मणिपुर के इम्फाल में? इसका आंसर है बस्ती, उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी। तो हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश के बस्ती में आयोजित सांसद खेल महाकुंभ 2022-23 के दूसरे चरण का उद्घाटन किया, ठीक है, 18 से 28 जनवरी के बीच। पहले चरण का आयोजन 10 से 16 दिसंबर 2022 तक किया गया था। खेल महाकुंभ एक अनूठी पहल है जो खेल प्रतिभाओं को प्रदर्शित करने का अवसर एवं मंच प्रदान करता है तथा लोगों को खेल को करियर विकल्प के रूप में अपनाने के लिए प्रेरित करता है। ये देखिए, खेल महाकुंभ द्वारा विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है, चाहे वो इंडोर हो या आउटडोर, जैसे कि कुश्ती हो गई, कबड्डी हो गई, खो खो हो गई, बास्केटबॉल, फुटबॉल, हॉकी, वॉलीबॉल के साथ साथ निबंध लेखन की प्रतियोगिता, पेंटिंग एवं रंगोली बनाने की प्रतियोगिता भी इसमें आयोजित की जाती है। इन खेलों के माध्यम से प्रदर्शन करने वाले एथलीटों को भारतीय खेल प्राधिकरण के अंतर्गत आगे के प्रशिक्षण हेतु चुना जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। निवेशक शिक्षा और सुरक्षा कोष यानी इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड की स्थापना कब की गई थी? वर्ष 2019 में, 20 में, 16 में या 21 में? निवेशक शिक्षा और सुरक्षा कोष की स्थापना की गई थी वर्ष 2016 में, ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर। तो इसे वर्ष 2016 में कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 125 के प्रावधानों के तहत स्थापित किया गया। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा ना, किसमें? सी में है, तो सी होगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। वामन ग्रह सिरिस किसके बीच स्थित होता है? बृहस्पति और शनि, शनि और यूरेनस, यूरेनस और नेपच्यून,
या बृहस्पति और मंगल? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, बृहस्पति और मंगल। देखिए, वामन ग्रह सीरस बृहस्पति और मंगल के बीच स्थित होता है। वामन ग्रह सीरस मंगल और बृहस्पति के बीच या बृहस्पति और मंगल के बीच। धूमकेतु यानी क्षुद्र ग्रह बेल्ट में सबसे बड़ा पिंड होता है। यह एकमात्र वामन ग्रह है जो आंतरिक सौर मंडल में स्थित है और यह खोजे जाने वाले धूमकेतु का पहला सदस्य था जब ग्यूसेप पियाजी ने इसे 1801 में देखा था। सीरस जो है अपनी धुरी पर हर 9 घंटे में एक घूर्णन पूरा करता है और सीरस का कोई भी उपग्रह नहीं है, यानी कोई भी इसका चंद्रमा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन भारत से होकर गुजरता है? मकर रेखा, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मानक, यामोत्तर। देखिए, यह एक सुंदर सी पृथ्वी बीच में, अपनी सुंदर सी पृथ्वी बीच में एक रेखा खींच दो। यह है कोई 0 डिग्री लाइन, इसको बोलते हैं भूमध्य रेखा। एक रेखा यहाँ पर है, इसको बोलते हैं 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, यानी ये कर्क रेखा। और ये नीचे की है 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश रेखा, ये मकर रेखा है। ये पूरा ऊपर का उत्तरी गोलार्ध है 0 डिग्री से ऊपर, ये नीचे का दक्षिणी गोलार्ध है। भारत कहाँ पर है? भारत यहाँ पर स्थित है उत्तरी गोलार्ध में, और भारत के बिल्कुल बीचों बीच से होकर एक रेखा गुजरती है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, जिसको कर्क रेखा बोलते हैं। और वो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। जिन जिन राज्यों से होकर गुजरती है बड़े इंपॉर्टेंट है, वो कई बार एग्जाम में प्रश्न ही पूछा गया है। तो कर्क रेखा एक काल्पनिक रेखा है जो भूमध्य रेखा से उत्तर में 23.5 डिग्री के कोण पर पाई जाती है और यह भारत के मध्य से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत से होकर गुजरती है और देश को मोटे तौर पर बराबर भागों में विभाजित करती है। यह रेखा गुजरती है गुजरात से, राजस्थान से, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, और इसी क्रम में याद रखिएगा तो ज़्यादा अच्छा होगा। कुछ एडिशनल पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट इससे जुड़े हुए, जैसे कि मकर रेखा भूमध्य रेखा के 23.5 डिग्री दक्षिण में स्थित है, यानी दक्षिणी गोलार्ध में, और दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया 3 महाद्वीपों से होकर गुजरती है। इन 3 महाद्वीपों के अंदर जो देश पड़ते हैं वो कौन कौन से हैं? अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, बोत्सवाना, ब्राज़ील, चिली, मेडागास्कर, मोजाम्बिक, दक्षिण अफ्रीका, नामीबिया और पराग्वे। ऑस्ट्रेलिया तो जैसे कि आप जानते हैं कॉन्टिनेंट भी और कंट्री भी है। थोड़ा सा और बात करें तो अफ्रीका एकमात्र एक ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर तीनों रेखाएं गुजरती हैं, कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा, यानी 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा और 0 डिग्री रेखा। इस चीज़ को याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। किस व्यक्ति ने जियोपॉलिटिक यानी भू राजनीति पद सबसे पहले प्रचलित किया था? यूपीपीसीएस में इस तरह के प्रश्न बड़े पूछे जाते हैं। जियोपॉलिटिक्स शब्द दिया है रुडोल्फ जेलन ने, ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। देखिए, एक स्वीडिश राजनीतिक वैज्ञानिक रुडोल्फ जेलन ने मूल रूप से 1899 में जियोपॉलिटिक यानी भू राजनीतिक पद सर्वप्रथम प्रचलित किया था और जेलन ने राज्य को एक जीवित जीव के रूप में देखा और अपने विचारों को विकसित करने में भू राजनीति को एक भौगोलिक जीव के रूप में, राज्य के अध्ययन के रूप में देखा, जिसकी स्थानीय घटना एक भूमि, एक क्षेत्र, एक स्थान या एक देश हो सकती है। थोड़ा सा और जाने तो भू राजनीति से तात्पर्य है कि कैसे राजनीति भूगोल में भूमिका निभाती है और विभिन्न भौगोलिक विशेषताओं जैसे कि राजनीतिक सीमाओं को प्रभावित करती है। भू राजनीति यानी भूधन राजनीति, भू का अर्थ पृथ्वी से है, यहाँ इसका अर्थ भौगोलिक कारकों का प्रभाव है। राजनीति पद का संबंध किसी देश या राज्य या क्षेत्र के शासन से जुड़े हितों पर आधारित गतिविधियों से है। देखिए, भू राजनीति अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में शक्ति संबंधों पर भौगोलिक प्रभावों का विश्लेषण है और भू राजनीति पद मूल रूप से स्वीडिश राजनीतिक वैज्ञानिक रुडोल्फ जेलन के द्वारा 1899 में गढ़ा गया था, जैसे कि ऊपर आपको पता चल चुका है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पर जाइए। क्वेश्चन नंबर 14 है, प्रसिद्ध पुस्तक मुक़द्दिमाह के लेखक कौन है? कौन है? इब्न बतूता, अल बरूनी, अल इदरिसी या इब्न खालदून? मुक़द्दिमाह इसके लेखक हैं इब्न खालदून, ऑप्शन नंबर डी। तो मुक़द्दिमाह एक अरब इतिहासकार, दार्शनिक और समाजशास्त्री इब्न खालदून द्वारा लिखित 14वीं शताब्दी की अरबी इतिहास लेखन रचना है। इसे इतिहास लेखन के क्षेत्र में एक मूलभूत साहित्य माना जाता है और यह सभ्यताओं, सामाजिक संगठन और अर्थशास्त्र के उत्थान और पतन पर अपने
अग्रणी सिद्धांतों के लिए विख्यात है। पहली बार नाम सुना होगा आपने, ठीक है, और जो पहली बार सुना होगा इसी तरह की पुस्तकों को डाल देते हैं अधिकतर एग्जाम्स में। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। इब्न बतूता के संदर्भ में सही है। इब्न बतूता चीनी अन्वेषक और विद्वान था और यह गियासुद्दीन तुगलक के समय भारत आया था। चीनी, चीनी या मोरक्को का ये फायान था चीनी, संयुग्मन था चीनी, हुएनसांग था चीनी, और मोहम्मद बिन तुगलक के समय भारत आया था, ना कि गयासुद्दीन तुगलक। सही तो कोई है ही नहीं इस पर, इसमें डी है इसका आंसर। तो इब्न बतूता 14वीं शताब्दी में मोरक्की अन्वेषक और विद्वान था, यानी ना कि चीनी। और इब्न बतूता 1333 में मोहम्मद बिन तुगलक के समय भारत आया था। तो ये सब इंपॉर्टेंट है। इब्न बतूता से प्रश्न बनते रहते हैं एग्जाम में, फाहियान से बनते रहते हैं, संयुग्मन से बनते रहते हैं, इत्सिंग से बनते रहते हैं, हुएनसांग से बनते रहते हैं, ठीक है। तो 15 प्रश्न ऐड थे, इन सभी की आप प्रैक्टिस करते रहिएगा हर दिन। धन्यवाद।